हेलो स्टूडेंट्स, त्रिशा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे बे स्टूडेंट्स जो कि सेकंड सेमेस्टर में के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए यूनिट नंबर 4 मैंने स्टार्ट की है। और यूनिट नंबर 4 जैसा कि आपका इंग्लिश पोइट्री है। इंग्लिश पोइट्री में पहली यूनिट में आपके कुल मिलाकर 4 पोइट्स हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सोनेट नंबर 116 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा भी एक सोनेट है जो कि जॉन मिल्टन साहब की है, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं आपको यूनिट नंबर 4 की तीसरी पोइम, जिसका नाम है प्रेजेंस इन एब्सेंस, जो आपके सामने लिखी हुई है, जिसको कि जॉन डन साहब ने लिखा है, ठीक है ना। आज मैं आपको ये पोइम समझाऊंगा। और जब ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद पूरे फर्स्ट यूनिट में एक एक जो पोइम आपने पढ़ी है उनसे कनेक्टेड मैं आपको एमसीक्यूज़ के वीडियो देना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट, और इसी प्रकार से ये आपका पूरा सिलेबस मैंने जैसा कहा था वैसा मैं करवाऊंगा। अगर हम बात करते हैं इस पोइम की प्रेजेंस इन एब्सेंस, तो प्रेजेंस इन एब्सेंस जॉन डन साहब ने लिखी है। और जॉन डन साहब जो हैं, इनको मेटाफिजिकल पोइट्री का जनक कहा जाता है। ठीक, एक नई प्रकार की कविता का आरंभ जॉन डन साहब ने किया, जिसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। तो थोड़ा सा जॉन डन के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पोइम को मैं आपको समझाऊंगा। जॉन डन साहब का जन्म लंदन में 1572 में हुआ था, ठीक है ना। जॉन डन साहब, अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अच्छी डिग्रीज हासिल की। 1601 में 1601 में ये ब्रैकले नामक स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। पोइट होने के कारण ये एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति थे। इन्हें प्रेम हुआ एक लड़की से जिनका नाम था एनी मूर, ठीक। और डन ने चुपके से एनी मूर से विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लिया तो इनके पिता को ये बात नागुजारा गुजरी एनी मूर के। इन्होंने इन पर कई आरोप लगाए, और जिससे कि आप ये कह सकते हैं जॉन डन का पूरा कैरियर जो था वो बर्बाद हो गया। जॉन डन साहब जॉब कर रहे थे, वो उनकी जॉब चली गई, इनको इम्प्रिजनमेंट भी हुआ, बहुत अधिक पॉवर्टी इनको झेलनी पड़ी। और आप सोचिए 8 वर्षों के बाद जाकर कहीं जॉन डन और इनके जो फादर इन लॉ थे उनके बीच जाकर सहमति हो पाई, तब जाकर इनको प्रॉस्पेरिटी वापस मिली। और 31 मार्च 1631 में इनकी मृत्यु हुई। अगर बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जाना जाता है, ठीक। इनका एक पोइटिक कलेक्शन है जिसका नाम है डिवाइन पोएम्स, उसने इनको ख्याति दी। और फ्यूनरल एलेजिक 1610 में इनकी पब्लिश हुई है, जिसने कि इनको बहुत अधिक विश्व प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया है। अब हम जब बात करते हैं प्रेजेंस इन एब्सेंस की, इस पोइम की, जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, और ये पोइम भी बेटा याद रखिएगा आपका मेटाफिजिकल पोइट्री से कनेक्टेड ही है। और मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब क्या होता है, ये इससे ज़्यादा टाइटल से ज़्यादा कोई चीज़ आपको नहीं समझा सकता जो आपकी इस पोइम का टाइटल है। मेटाफिजिकल का मतलब ही होता है प्रेजेंस इन एब्सेंस, यानी कि अनुपस्थिति में उपस्थिति। क्या होता है मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल अगर दूसरे टर्म में देखा जाए तो हम कहेंगे बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस, ठीक। तो बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है प्रेजेंस इन एब्सेंस, यानी कि जब अनुपस्थिति में उपस्थिति का एहसास हो तो उसी को हम मेटाफिजिकल कहते हैं। एक बार क्या हुआ, जॉन डन साहब जो हैं, अगर इस पोइम के हम बैकग्राउंड की बात करें तो जॉन डन साहब को अपनी पत्नी एने से कुछ दिन के लिए दूर जाना था, एक यात्रा पर जाना था। तो जब वो उनको यात्रा पर जाना था तो वो बड़े दुखी हुए, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना था। लेकिन फिर उसके बाद उनके मन में क्या क्या विचार आए, जो कि मेटाफिजिकल को शो करता है, तो क्या क्या विचार आए वही इस पोइम के माध्यम से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये पोइम बहुत अधिक पसंद आएगी। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन, एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ डिस्टेंस एंड लेंथ। अगर हम बात करें तो पोइट जो हैं बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से अलग होना पड़ रहा है, कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है।
जब वो दुखी हो रहे होते हैं तभी उनके मस्तिष्क में एक विचार आता है और उस विचार से उनको बड़ी सांत्वना मिलती है। वो विचार क्या था? वो विचार ये है कि वो कहते हैं कि माना कि शारीरिक रूप से मेरी पत्नी मेरे साथ उपस्थित नहीं है, लेकिन पत्नी जो है वो सदैव मेरे मस्तिष्क में उपस्थित है। इसलिए वो अथॉरिटी एंड मतलब एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति की अथॉरिटी और पावर को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि एब्सेंस तुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि तू मुझे मेरी वाइफ से अलग कर पाए, बिलव्ड वाइफ से अलग कर पाए। आगे वो कहते हैं, डू वॉट दाउ कांस्ट फॉर एलिट्रेशन, फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, एब्सेंट डोथ जॉइन एंड टाइम डोथ सेटल। क्या कहते हैं? डू वॉट दाउ कांस्ट फॉर एलिट्रेशन, फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, एब्सेंट डोथ जॉइन एंड टाइम डोथ सेटल। यानी कि वो कहते हैं कि दूरी जो है वह सच्चे प्रेम को कम ना करके बल्कि उसके पैशन को बढ़ाने का कार्य करती है और प्रेमी और प्रेमिका को और अधिक एक दूसरे के प्रति डिवोटेड करने का कार्य अनुपस्थिति और दूरी करती है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि समय बीतना, अनुपस्थिति में समय बीतना जो है उससे कदापि जो प्रेमी और प्रेमिकाएं होती हैं उनको दुख नहीं होता और वे क्या होती हैं, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं। टाइम एंड डोथ सेटल कहने का मतलब ये है कि जब अनुपस्थिति होती है, एक दूसरे की उपस्थिति नहीं होती, दूरी होती है, तब सच्चे प्रेमी जो हैं वो समय के हिसाब से अपने आप को सेटल कर लेते हैं और वे दुखी नहीं होते। तो ये आपकी 6 लाइन के 4 स्टेंजास हैं इस पोएम में। तो अगली अब लाइन्स की बात करते हैं। बड़ी सुंदर सी लाइन है ये 6। हु लव्स ए मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी, लेखक कहता है वह व्यक्ति जो कि अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को इन गुणों के साथ प्रेम करता है, हिज माइंड हेथ फाउंड अफेक्शंस ग्राउंड। कहने का मतलब पोइट कहते हैं कि वह अपनी पत्नी बिलव्ड वाइफ एने को हाई नेचर का प्रेम करते हैं। ये प्रेम सिर्फ फिजिकल लिमिट्स पर सीमित नहीं है, उन्होंने अपने प्रेम के लिए इमोशनल स्थान बना रखा है। कहाँ? अपने मस्तिष्क में। और वह उन्हें अपनी पत्नी जो हैं वह फिजिकल एब्सेंस ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मस्तिष्क में उनकी पत्नी उन्हें हमेशा प्रेजेंट मिलती हैं, क्योंकि बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड और मोर्टेलिटी, माइंड जो होता है, हिज माइंड हेथ फाउंड अफेक्शंस ग्राउंड बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड ऑल मोर्टेलिटी। मस्तिष्क जो है वह किसी भी प्रकार की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? माइंड जो है वो टाइम की लिमिट, प्लेस की लिमिट और डेथ की लिमिट से बाहर होता है, मॉर्टेलिटी या नश्वरता की लिमिट से बाहर होता है। टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी एब्सेंस इज प्रेजेंस, यानी कि वे लोग जो कि इस प्रकार के गुणों के साथ प्रेम नहीं करते, उनको फिजिकल मीटिंग का क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। एब्सेंस इज प्रेजेंट, टाइम डोंट टेरी माई सेंस वांट देयर आउटवर्ड मोशन। और साथ ही साथ वो कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऐसे लोग जो हैं वह शारीरिक रूप से जब अलग होते हैं तो एक दूसरे से अलग ही होते हैं, एक दूसरे को मिस करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कि उनका प्रेम जो है, जॉर्डन साहब कहते हैं वो ऐसा प्रेम है जो कि मेटाफिजिकल लव है, जिसमें शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक, अगली लाइन्स देखिए। अगली लाइन्स हैं आपकी, विच नाउ विद इन रीजन डोथ बिन रीडबल्ड बाई हर सीक्रेट नोशन। ठीक, समझिएगा। चलो पहले ये 3 लाइन्स को मैं समझाता हूँ। विच इज नाउ विद इन रीजन डोथ बिन रीडबल्ड बाई हर सीक्रेट नोशन। जॉन डन साहब इमेजिनेशन करते हैं और उनकी इमेजिनेशन इतनी ज़बरदस्त है कि वो कहते हैं कि मैं अपनी बिलव्ड वाइफ से मिलन भी अपने मस्तिष्क में कर लेता हूँ। उनका इनवर्ड सेंसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि वह अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को अपने मस्तिष्क में ही एम्ब्रेस भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एम्ब्रेस भी कर लेते हैं। उनकी बिलव्ड वाइफ एने जो हैं वो सदैव उनके मस्तिष्क में प्रेजेंट हैं। हालांकि इस मिलन में वह अपने हाथों से अपनी पत्नी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि मस्तिष्क के हाथ नहीं होते, लेकिन
उनका प्रेम जो है वह फिजिकल मीटिंग से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस फिजिकल मीटिंग में सांसारिक भय होता है कि कहीं चुपचाप कोई ना कोई देख ना रहा हो, और इस मीटिंग में जो कि मस्तिष्क में होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, क्योंकि इस मिलन को कोई देख नहीं सकता। और इस बात को उन्होंने बड़ी अच्छी से 3 लाइन और जो आगे लिखी हैं उसमें कहा है, लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर, कि ये प्रेम जो है ठीक उस प्रकार से है जैसे कि एक धनी व्यक्ति अपने धन को दिखावा करने में जितना उसको आनंद नहीं आता, जितना उसको छिपाने में उस धन को आनंद आता है। बाई एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन, और मेरी पत्नी की अनुपस्थिति होना मेरे लिए यही मिलन है जिसका आनंद मैं लेता हूँ और प्रेम में करता हूँ, मिलन करता हूँ। लेकिन एक ऐसा प्रेम और मिलन है जो किसी को बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देता। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए, वो कहते हैं कि मेरा प्रेम जो है मेरी पत्नी के प्रति, वो मिलन जो है वो हमेशा मस्तिष्क में होता है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मस्तिष्क के हाथ नहीं होते, मैं उसको टच नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रेम जो है वो शारीरिक प्रेम से ज़्यादा अच्छा है, ये मिलन शारीरिक मिलन से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस मिलन में सांसारिक भय नहीं है कि कोई उन्हें कहीं चुपके से देख ना रहा हो। ठीक उस प्रकार से जैसे धनवान व्यक्ति जो है उसको जितना आनंद धन को छिपाने में आता है, उतना उसको खर्च करने में या दिखाने में नहीं आता। और यही आनंद धन प्राप्त करते हैं जब वो अपनी पत्नी से मिलन करते हैं मस्तिष्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट की 6 लाइंस जो हैं और खूबसूरत हैं आपकी। बाई एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन दैट आई कैन कैच हर वेयर नन कैन वॉच हर। तो वो कहते हैं कि इस अनुपस्थिति का उन्हें एक बहुत बड़ा लाभ है। अनुपस्थिति का बहुत बड़ा लाभ है, और वो बड़ा लाभ ये है कि जब मैं चाहूँ अपनी पत्नी को पकड़ सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ। वेयर नन कैन वॉच हर, उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए मैं उसको पकड़ सकता हूँ। वेयर नन कैन वॉच हर, और ऐसा करने पर हमें वहाँ कोई देख भी नहीं सकता है, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये मिलन जो है वो कहाँ हो रहा होगा? मस्तिष्क में। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, कहाँ हो रहा होगा? इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में। देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, जहाँ मैं उसको गले लगा सकता हूँ, जहाँ उसको किस कर सकता हूँ, ठीक है ना। एंड सो एन्जॉय हर एंड नन मिस हर, और इस कारण से मैं उसके साथ को एन्जॉय भी कर सकता हूँ और मुझे उसको मिस करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर समझ लीजिए लास्ट के उसमें वो कहते हैं 6 लाइन्स में, बाई दैट आई कैन कैच हर, वहाँ मैं उनको क्या कर सकता हूँ? कैच कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। वेयर नन कैन वॉच हर, और जहाँ ऐसा करते हुए मुझे कोई देख नहीं सकता। वेयर नन कैन वॉच हर इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, क्योंकि ये जो मिलन है वो मस्तिष्क के एक किसी कोने में होता है। देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, वहाँ मैं उसको गले लगा सकता हूँ, उसको किस कर सकता हूँ। एंड सो एन्जॉय हर, और उसके साथ को एन्जॉय कर सकता हूँ। एंड नन मिस हर, और इस तरीके से मुझे उसको मिस करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, तो ये आपकी पोएम है प्रेजेंस इन एब्सेंस, जो कि जॉन डन साहब ने लिखी है, जो कि एलिजाबेथन एज के ही पोइट हैं आपके, ठीक है ना। और आप इनको जैकोबियन एज में भी जोड़ सकते हैं, और बहुत खूबसूरत, जैसा कि मैंने कहा, मेटाफिजिकल पोइट है ये। और मेटाफिजिकल का मतलब भी मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंस इन एब्सेंस, अनुपस्थिति में उपस्थिति, यही आपका मतलब होता है मेटाफिजिकल का। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी पोएम। यदि आपको पोएम समझ में आ गई हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक जो मेरे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।